नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आज हम बात करेंगे इकोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हमने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जीके, ट्रिक्स और साइंस की तमाम वीडियोज़ के लिए आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आज हम इकोलॉजी और इसकी टाइप्स को कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, साइंस की काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसी में एक ब्रांच आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी की फर्दर काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, जैसे बॉटनी, ज़ूलॉजी, उसमें से एक ब्रांच आती है, वो होती है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कैसे लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं। स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी और अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी। अब हालांकि इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, लेकिन ये ओवरलैप करती है बाकी और काफ़ी सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि ज्योग्राफी के साथ, जियोलॉजी के साथ, क्लाइमेटोलॉजी के साथ और बाकी अदर साइंसेस के साथ। तो ये मेन ब्रांच किसकी है? बायोलॉजी की, लेकिन इट ओवरलैप्स विद ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी और अदर साइंसेस। ये जो वर्ड है इकोलॉजी, इसको सबसे पहले 1866 में कॉइन किया गया था एक जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। ये हैं अर्नेस्ट हैकेल, एक जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने 1866 में टर्म इकोलॉजी को कॉइन किया था। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसने इकोलॉजी के टर्म को कॉइन किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल आपने ध्यान में रखना है। इकोलॉजी का मेन एम क्या होता है? ये हमें समझने में मदद करती है कि हमारे एनवायरनमेंट में किस प्रकार से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हैं। अब बात आती है बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं लिविंग फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स माने लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि बैक्टीरिया, एनिमल्स, फंगाई, प्लांट्स एंड बर्ड्स, ये सारे क्या हैं? बायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि आपके पास आती है सनलाइट, सॉइल, एयर और मॉइस्चर मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स। तो इन सारों का हमारे एनवायरनमेंट में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको समझने में मदद करती है इकोलॉजी। और फिर लिविंग थिंग्स किस प्रकार से इन सब के साथ इंटरेक्ट करती है, उसको बायोलॉजी की जो ब्रांच स्टडी करती है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी कितने टाइप्स की होती है? तो सबसे पहले बात आती है ग्लोबल इकोलॉजी। अब नाम से पता चल रहा है ग्लोबल, यानी कि ये काफ़ी एक लार्ज इंटरेक्शन की बात करेगी। तो ये डील करती है इंटरेक्शन अमंग अर्थ्स इकोसिस्टम, लैंड, एटमॉस्फेयर और ओशियन। अर्थ में जो अर्थ का इकोसिस्टम है, लैंड है, एटमॉस्फेयर है और ओशियंस हैं, इन सारों के बीच में जो भी इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन की बात करती है ग्लोबल इकोलॉजी। तो अब आप समझ सकते हो कि पूरी अर्थ का इकोसिस्टम, लैंड, एटमॉस्फेयर, ओशियन की जब ये बात करती है तो ये काफ़ी लार्ज स्केल इंटरेक्शन को हमें समझने में मदद कर रही है। और इन सारी की सारी इंटरेक्शंस का हमारे प्लैनेट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है कि अर्थ का इकोसिस्टम, लैंड, एटमॉस्फेयर, ओशियन, सबसे पहले इन चारों के बीच के इंटरेक्शन और फिर उस इंटरेक्शन का क्या इन्फ्लुएंस हमारे प्लैनेट पर है, इसको समझने में मदद करती है ग्लोबल इकोलॉजी। तो आपने ध्यान में रखना है ग्लोबल से आप समझ में आ रहा हो कि पूरा ग्लोब, पूरे ग्लोब की बात हो रही है, यानी कि एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल इंटरेक्शन की बात हो रही है, जहाँ पे अर्थ का पूरे इकोसिस्टम, लैंड, एटमॉस्फेयर और ओशियन के बीच की जो इंटरेक्शन है उसको ये समझने में मदद कर रही है और इसके साथ साथ उसका क्या इन्फ्लुएंस है प्लैनेट पर, वो समझने में ये मदद कर रही है। सेकंड आती है लैंडस्केप इकोलॉजी। अब लैंडस्केप इकोलॉजी डील करती है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मटेरियल्स, ऑर्गेनिजम्स और अदर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी है, जो मटेरियल्स हैं और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब के बीच में जो एक्सचेंज हो रही है एनर्जी की, मटेरियल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, किसमें? इकोसिस्टम में। यानी इकोसिस्टम में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, जो मटेरियल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब के जो स्टडी है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी इकोलॉजी काम आती है? लैंडस्केप इकोलॉजी काम आती है। इट डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। लैंडस्केप इकोलॉजी हमें मदद करती है ये समझने में कि ह्यूमन बींग्स का, हम जो ह्यूमंस हैं, हमारा क्या इम्पैक्ट है लैंडस्केप के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस में। तो लैंडस्केप के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के ऊपर ह्यूमन का क्या रोल है, ह्यूमन के रोल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर रोशनी डालती है, इसके ऊपर लाइट थ्रो करती है लैंडस्केप इकोलॉजी। अगली हमारे पास इकोलॉजी आती है
इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम इकोलॉजी से नाम से पता चल रहा है कि ये डील क्या करेगी, ये पूरे एंटायर जो इकोसिस्टम है हमारा उसके साथ डील करेगी। तो उसमें स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम में आप जानते हैं लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं। तो इन सभी की जो स्टडी है और इनका क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ। अब लिविंग कंपोनेंट्स में या बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने देख लिया बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपके पास फंगस है। नॉन लिविंग में हमने देख लिया आपके पास सनलाइट है, सॉइल है, एयर है, मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन जितने भी ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ और उनका क्या रिलेशन है हमारे एनवायरनमेंट के साथ। एक पूरे के पूरे एंटायर इकोसिस्टम में उसको हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो साइंस है ये रिसर्च करती है हाउ इकोसिस्टम वर्क एंड देयर इंटरेक्शन, कि कैसे इकोसिस्टम वर्क करते हैं और एक दूसरे के साथ वो इकोसिस्टम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एक इकोसिस्टम यहाँ पे है, एक इकोसिस्टम यहाँ पर है। पहली बात तो आ गई कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है, फिर दूसरी बात आएगी कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। तो इस सारी की सारी चीज़ों को हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इकोलॉजी हमारे पास आती है कम्युनिटी इकोलॉजी। अब नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी, तो यहाँ पे ये बात करेगी कि कैसे कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई होता है बाय इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उससे एक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसे मॉडिफाई होता है उसकी स्टडी हम करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी के अंडर। इकोलॉजी कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ 2 or more populations of different species living in a particular geographical area। एक particular geographical area है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा species, यहाँ पे मान लो ये एक स्पीसीज आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है, ये सारी इसकी क्या है पॉपुलेशन है, उनके बीच में कैसी इंटरेक्शन हो रही है और किस प्रकार से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन है, यहाँ पे ये जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है इसे मॉडिफाई कर रही है। इसे हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इकोलॉजी कम्युनिटी के अंदर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे इंटरेक्शन जो होगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने बताया कि 2 or more population of different species। मान लो एक स्पीसीज यहाँ पर आ गई लायन, एक आपके पास आ गई डियर, एक आपके पास आ गई मान लो ज़ीब्रा। तो अब बात है कि ये जो 3 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डिफरेंट स्पीसीज़ की, ये एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे ये घास खाएंगे, लायन जो है ये इनको खाएगा, तो किस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उस इंटरेक्शन से कैसे कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई होता है। ये जो पूरी की पूरी स्टडी है इसको हम करेंगे अंडर कम्युनिटी इकोलॉजी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज़ की काफ़ी अच्छी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर दी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी जो इंटरेक्शन है वो उनकी जो एक पर्टिकुलर अलग अलग जो कम्युनिटी है डिफरेंट स्पीसीज़ की उसको कैसे मॉडिफाई करती है। ये आ गई कम्युनिटी इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इट डील्स विद फैक्टर्स दैट alter and impact the genetic composition and size of population of organism। अब एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यानी जैसे लायन मान लो, तो अब बहुत ज़्यादा लायन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शेर हैं। अब हम ये देखेंगे कि जेनेटिक कंपोजिशन और जो साइज है पॉपुलेशन की उसको कैसे अल्टर और इम्पैक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके जेनेटिक कंपोजिशन को और जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन का साइज है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, अल्टर करते हैं। उन सारे के सारे फैक्टर्स को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। इकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन फ्लक्चुएशन इन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कुछ चेंजेस आना, बदलाव आना। तो इकोलॉजी जो है अंडर पॉपुलेशन इकोलॉजी उसमें किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो फ्लक्चुएशन इन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन की पॉपुलेशन में क्या डिक्रीज इंक्रीज या जो चेंजेस हैं, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं।
सेकंड है द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, कि एक जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, एंड देन एनी अदर इंटरेक्शन विद द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में इन दो के अलावा एक तो हो गया फ्लक्चुएशन इन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, दूसरा आ गया ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, इसके अलावा बाकी भी जो भी इंटरेक्शन पॉपुलेशन के बीच में होती है उन सारी की सारी चीज़ों को एक इकोलॉजिस्ट जो है वो इसमें स्टडी करता है, किसमें, पॉपुलेशन इकोलॉजी में। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो पूरी पॉपुलेशन का साइज है, उस साइज को और उसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अल्टर करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे अंडर पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी में पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। इन बायोलॉजी अ पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर समय में, एक पर्टिकुलर जगह में, जैसे ये एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के जो जितने भी सेट ऑफ इंडिविजुअल, जितने भी वहाँ पे वो उस सेम स्पीसीज के जो भी एनिमल है, बर्ड है या ह्यूमन है, जो भी है, मतलब वो रह रहे हैं वो एक स्पीसीज के, वो जो पूरा उनका नंबर होगा उसे पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे 5 लायन रहते हैं, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी लायन की वो कितनी होगी, वो 5 होगी, वो 5 होगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक गिवन टाइम की बात कर रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज के समय इस एरिया में 5 शेर हैं। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, एक गिवन टाइम की बात कर रहा हूँ कि अभी इस समय क्या हाल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये एक क्या है, पर्टिकुलर एरिया है। अब जैसे कई बार हम बात करते हैं कि जैसे मान लो हम जब ये बोलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर देश है, वहाँ पर लायंस इतने हैं, एक्स नंबर लायंस का है, वहाँ पर चीता वाई हैं, वाई नंबर चीता का है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं गिवन टाइम में, कि मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे इसके केस में मैंने बताया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लायन है वो कितने हैं, 5 हैं गिवन टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में। तो लायन क्या है, मतलब ये एक सेम स्पीसीज के कितने सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, क्या नंबर है, 5 है। तो गिवन एरिया में, गिवन टाइम में कितने नंबर है, 5 है, वो इसकी क्या बन गई, पॉपुलेशन। तो बायोलॉजी में जो पॉपुलेशन है वो सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। अब बर्थ और इमिग्रेशन ये मेन फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन के इंक्रीज के, और डेथ और इमिग्रेशन आर द मेन फैक्टर्स दैट डिक्रीज द पॉपुलेशन। अब मान लो कि यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे मान लीजिए कि 50 इस समय पॉपुलेशन है, तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे एक गिवन टाइम में, गिवन पर्टिकुलर एरिया में 50 इंडिविजुअल्स रहते हैं, तो ये इसकी पॉपुलेशन है। अब ये पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगी, मान लीजिए कि 2 लोग बाहर से यहाँ पर आके बस गए, तो यहाँ पे कितने हो गए, 52 हो गए, इमिग्रेशन हुई, 2 लोग बाहर से अंदर आ गए, क्या होगी, इमिग्रेशन होगी, IMMIGA, आई और ई इसमें फर्क होता है, आई इमिग्रेशन, 2 लोग अंदर आए, इमिग्रेशन होगी, 50 + 2 कितने बन गए, 52, तो ये पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब एक तो इसकी वजह से, इमिग्रेशन की वजह से इंक्रीज हुई, अब दूसरा सेम 50 पॉपुलेशन है, यहाँ पे 2 बच्चों ने जन्म ले लिया, 52 बन गए, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब 2 बच्चों ने बर्थ ले लिया और मान लो 2 लोग बाहर से आके बस गए, तो 50 + 2 + 2, 2 ने बर्थ लिया था, 2 ने इमिग्रेशन की, कितने बन गए, 54, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में, गिवन टाइम में पॉपुलेशन, पहली बात तो क्या होती है, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। इंक्रीज कैसे होगी, या तो कोई बाहर से आके वहाँ पे बस जाए या फिर वहाँ पे बर्थ होगा, जन्म होगा, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और डिक्रीज कैसे होगी, डिक्रीज होगी डेथ और इमाइग्रेशन। जैसे कि मान लो 50 नंबर है, अब यहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु होगी, डेथ हो गई, कितने बच गए, 47, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। अब मान लो 2 लोग यहाँ से चले गए, कहीं और जाके सेटल हो गए। जैसे आपको पता है भारत के कितने लोग जो हैं वो
देश के बाहर जाके बाकी देशों में बस जाते हैं, तो वो क्या है, ई माइग्रेशन है। और कोई बाहर से आके भारत में बस गया तो क्या है, इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, ई माइग्रेशन पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे 3 लोगों की डेथ होगी, 2 लोग बाहर चले गए, कितने बच गए, 50 - 3 47 जो कि डेथ हुई थी, और 2 बाहर चले गए तो -2 तो 45, तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बर्थ और इमिग्रेशन ये 2 मेन फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन की इंक्रीज के, और डेथ और ई माइग्रेशन ये 2 मेन फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन की डिक्रीज के। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या करती है, एग्जामिन करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, कि पॉपुलेशन किस प्रकार से पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूट है, और फिर एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी डेंसिटी, यानी कितने ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर एरिया में हैं, ये उसकी क्या होगी, डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी इसको एग्जामिन करती है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को समझने में। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन वॉल्यूम और एरिया। जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है और जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इकोलॉजी एग्जामिन करती है। और पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है, कितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में प्रेजेंट हैं। अब देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें मदद करती है इस बात को समझने में कि वेदर अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज इन इंडेंजर्ड और इट्स नंबर इज टू बी कंट्रोल्ड और रिसोर्सेज टू बी रिप्लेनिश्ड, कि ये हमें इस बात को समझने में मदद करती है कि किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम तो नहीं हो रही है, कोई स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड तो नहीं होने वाली है। इंडेंजर्ड का मतलब हुआ कि विलुप्त तो नहीं होने वाली है। जैसे ऐसे कई स्पीसीज हैं, कई बर्ड्स हैं जो आज के समय इंडेंजर हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो ये जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है ये हमें समझने में मदद करती है कि किसी की पॉपुलेशन डिक्रीज तो नहीं हो रही है, कोई स्पीसीज जो है वो विलुप्त होने के कगार पर तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हम उसकी पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करेंगे इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर रिसोर्सेज कहीं पे कम हो रहे हैं, रिसोर्सेज जैसे न्यूट्रिशन है, पानी है, तो ये सारी कहीं पे रिप्लेनिश तो नहीं हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कम तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगर ये भी कम हो जाएंगी तब भी ऑब्वियसली जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, बर्ड्स एनिमल्स हैं, वो मर जाएंगे, विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझने में पॉपुलेशन इकोलॉजी हमारी मदद करती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी स्टडी है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी की इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनके रिस्पॉन्स में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है, क्या उसकी फिजियोलॉजी है, इन सारी की सारी चीज़ों को स्टडी करता है ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। आप नाम से ही समझ सकते हो कि ऑर्गेनिज्मल यानी कि ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करती है, ये स्पीसीज की बात नहीं कर रही है, ये पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही है, ये इंडिविजुअल की बात कर रही है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसके रिस्पॉन्स में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर है, क्या मॉर्फोलॉजी है, क्या फिजियोलॉजी है, उस सारी की स्टडी जो है वो हम किस में करेंगे, ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी में करेंगे। इट लुक्स एट हाउ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ पे ये पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही है कि पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी और एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी, ये बात कर रही है कि एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, जैसे आप अपनी बात करो कि आप एक इंडिविजुअल हो, आप बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके साथ आपका इंडिविजुअल कैसी इंटरेक्शन है, उसकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। इसके अंदर इकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू दीज नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इसमें यह देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं अपनी सराउंडिंग में, उनके हिसाब से कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है, कैसे अपने आप को चेंज करता है, इसकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी के अंडर। इंडिविजुअल स्पीसीज आर रिलेटेड टू वेरियस अडेप्टेशंस।
अब ऐसे बहुत सी अडेप्टेशंस हैं जो इंडिविजुअल स्पीसीज करती हैं, जैसे काफ़ी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं, बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं। अपने सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन तो करनी ही पड़ती है। तो इंडिविजुअल स्पीसीज किस प्रकार से अपनी फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल अडेप्टेशन करती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। नेक्स्ट आती है मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। मॉलिक्यूलर इकोलॉजी स्टडी करती है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड हाउ दिस प्रोटीन्स अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। अब ये बात करती है कि प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, प्रोडक्शन कैसे होती है और कैसे प्रोटीन्स अफेक्ट करती हैं एक ऑर्गेनिज्म और उनके पूरे एनवायरनमेंट को। तो प्रोटीन्स की प्रोडक्शन और वो अफेक्ट कैसे कर रही हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट को, उसकी स्टडी जो है वो है मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है, इसीलिए ऑब्वियस सी बात है इसका नाम मॉलिक्यूलर इकोलॉजी रखा गया। अब डीएनए फॉर्म द प्रोटीन दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। जैसे कि डीएनए एक प्रोटीन बनाता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट हमारा एनवायरनमेंट नहीं आएगा। अब डीएनए की बात हो रही है तो डीएनए प्रोटीन बनाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर बनाएगा, तो उस प्रोटीन के आसपास जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं तो उस एनवायरनमेंट के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करती है वो हम मॉलिक्यूलर इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। और ये जो इंटरेक्शंस होंगी ये फर्दर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनाएंगी। अब ये बायोकेमिस्ट्री का अपना एक अलग से टॉपिक है, तो इसको हम इन डेप्थ कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको इन डेप्थ इसको समझना है तो हमें थोड़ी बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा कि कैसे मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स मिलके कुछ और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। तो इन सब को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अलग साइंस है, ये बायोकेमिस्ट्री के अंडर आती है। मॉलिक्यूलर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में हम सिर्फ टाइप्स ऑफ इकोलॉजी देख रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर इकोलॉजी में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कैसी है, उसके साथ ये कैसे अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट को। मॉलिक्यूलर लेवल पे बात होती है, जैसे कि डीएनए एक प्रोटीन बनाती है तो हम देखते हैं कि वो प्रोटीन एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। उस प्रोटीन का एनवायरनमेंट क्या होगा, तो क्योंकि वो एक हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रही है तो वहाँ पे उसके आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं वो उसका एनवायरनमेंट बनेगा। और फिर ये जो इंटरेक्शंस होती हैं ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं। इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं अंडर मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। अब ये तो होगी टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इकोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंस क्या है इकोलॉजी के, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यह एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन में मदद करता है। कैसे? इकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ आवर एक्शंस अफेक्ट द एनवायरनमेंट। इकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हमारे जो एक्शंस हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। आप सब जानते हो कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स हैं, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट हैं। मैंने फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट को अलग से एनिमेशन के माध्यम से अलग वीडियोस में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये स्टडी कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल कितने एक्सटेंट तक डैमेज कर सकता है एनवायरनमेंट को, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे उस डैमेज को हम रोक सकते हैं, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट डैमेज होगा तो उससे फिर हमारा भी नुकसान है, हमारे सर्वाइवल में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी हैज लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि इकोलॉजी की हमें समझ थोड़ी कम थी पहले, इसी की वजह से हमारे यहाँ पर लैंड और एनवायरनमेंट की काफ़ी डिग्रेडेशन हो गई है। तो अभी ये ज़रूरत है कि इकोलॉजी को समझा जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए, ताकि हम अपने लैंड और एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन को बचा सकें, रोक सकें। इट आल्सो लेड टू द एक्सटिंक्शन एंड एंडेंजरमेंट ऑफ सर्टेन स्पीसीज। जैसे कि हमने पहले भी कवर किया कि काफ़ी स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं यानी वो विलुप्त हो चुकी हैं, और इंडेंजर्ड हो चुके हैं यानी वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं। तो अब इकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि लैंड और एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को भी रोका जाए, और जो हमारे पास स्पीसीज बची हैं उन्हें भी एक्सटिंक्ट होने से और इंडेंजर्ड होने से बचाया जा सके। कुछ स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर्स हैं, वाइट शार्क हैं, मैमोथ्स हैं, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म हेल्प अस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डैमेज और डेंजर। तो जब हम अपने एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे कि एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस हैं तो क्यों हो रहे हैं, कैसे हम उनको रोक सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को भी डैमेज होने से बचा सकते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे यहाँ पे उनको भी एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं या इंडेंजर होने से बचा सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंस है रिसोर्स एलोकेशन। विद द नॉलेज ऑफ इकोलॉजी वी आर एबल टू नो विच रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जब हमें इकोलॉजी की समझ होगी तब हमें यह पता होगा कि अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कौन से जो रिसोर्सेज हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए वो नेसेसरी हैं। अब एक स्पीसीज़ को कुछ अलग चीज़ नेसेसरी है, एक स्पीसीज़ को कुछ अलग चीज़ नेसेसरी है। अब ऐसे मान लो दो इंसान हैं, इन दोनों को ज़रूरी है खाना खाना, और मान लो कि ये जो व्यक्ति है ये प्योर वेजिटेरियन है, ये व्यक्ति जो है ये नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन आपने दोनों के लिए नॉन वेज रख दिया, तो फिर ये जो व्यक्ति है ये तो खाना खा लेगा, ये बेचारा खाना नहीं खाएगा, तो बिना खाना खाए बेचारे तो सूखा पड़ जाएगा, वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो आपने यही नहीं देखा, यही स्टडी नहीं किया कि कौन से इंडिविजुअल को क्या ज़रूरत है, क्या नेसेसिटी है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाने का प्रयास किया कि भाई इकोलॉजी जो है वो इस चीज़ को देखती है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या उनकी नेसेसिटी है। फिर जब हमें ये पता चलेगा तो फिर हम उनको वो जो नेसेसिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये होती है रिसोर्स एलोकेशन कि किस रिसोर्स की उनको ज़रूरत है, हम उसको स्टडी करेंगे और जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसे एलोकेट करेंगे, उन तक हम उन रिसोर्सेज को पहुँचाएंगे ताकि हम उनको बचा सकें, एक्सटिंक्ट होने से, इंडेंजर्ड होने से बचा सकें। लैक ऑफ इकोलॉजिकल नॉलेज है लेड टू द स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के मतलब होता है कमी होना, एंड डेप्रीवेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज लीडिंग टू कंपटीशन। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा ये यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे 10 जो एनिमल्स हैं वो पानी पीते हैं। अब धीरे धीरे पोल्यूशन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो एरिया है ये इतना कम हो गया। अब यहाँ पे पानी भी कम है मगर यहाँ पे पीने वाले एनिमल्स अभी भी उतने ही हैं। तो फिर इससे क्या होगा, जो रिसोर्स है, जो जैसे यहाँ पे पानी एक रिसोर्स है, ये तो स्कैर्स हो गया, इसकी स्कार्सिटी होगी, यानी कि ये तो बड़ा कम हो गया। लेकिन एनिमल्स तो उतने ही हैं, और उतने भी नहीं मतलब टाइम के साथ साथ तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज भी होगी, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जब इकोलॉजिकल नॉलेज की कमी होती है तो जो रिसोर्सेज हैं उनकी स्कैरसिटी हो जाती है, धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है। तो फिर एक दूसरे के साथ मार धाड़ होने लगेगी, तो उससे भी फिर जो वीक स्पीसीज होगी वो मर जाएगी, जो स्ट्रॉन्ग होगी वही बची रहेगी। मगर हमारा फ़र्ज है कि जो वीक है बेचारा उसको भी कंजर्व करें। तो ये है रिसोर्स एलोकेशन। थर्ड आएगा एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कैसे कंजर्व होगी, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे ऑर्गेनिजम्स को जरूरत है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की। लैक ऑफ इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज सच एज लाइट, न्यूट्रिशन, रेडिएशन एंड लीडिंग टू इट्स डिप्लीशन। अब हमें इकोलॉजी की कम अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम कई बार ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कुछ एनर्जी की रिसोर्सेज की, जैसे लाइट है, न्यूट्रिशन है, रेडिएशन है। तो इसकी वजह से इन सारी की सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी, तो फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वो कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि हमने उनकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन की। तो यहाँ पे जब हमारे पास इकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लाइट, न्यूट्रिशन, रेडिएशन और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, तो इससे एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी। प्रॉपर नॉलेज ऑफ इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट प्रिवेंट द अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज देयर बाय कंजर्विंग एनर्जी फॉर द फ्यूचर पर्पसेज। जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होता है इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स का कि हमें कितनी चीज़ की क्या ज़रूरत है। देखो ये जीवन में इंपॉर्टेंट है, एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा। हमें फ़र्क समझ में, जीवन में भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में, मेरा जीवन जीने के लिए आवश्यकता क्या है और इच्छा क्या है। कई बार हम अपनी इच्छाओं को ही आवश्यकता बना लेते हैं, तो उससे फिर पूरा जीवन जो है वो सर्वाइवल में ही निकल जाता है और दिमाग में संतुलन नहीं आ पाता है, एक सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आ पाती। तो ये चीज़ें जीवन में भी अप्लाई करनी चाहिए और एनवायरनमेंट के लिए तो बिल्कुल करनी चाहिए। तो जब हमारे पास इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स का प्रॉपर नॉलेज होगा तो हम अननेसेसरी एनर्जी रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करेंगे, जिससे हम एनर्जी को अपने फ्यूचर पर्पसेस के लिए, अपने आने वाले समय के लिए कंजर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एनर्जी कंजर्वेशन में भी मदद करता है। फिर आता है इको फ्रेंडलीनेस। अब देखिए, इकोलॉजी इनकरेजेस हार्मोनियस लिविंग विद इन द स्पीसीज एंड एडॉप्टेशन ऑफ लाइफस्टाइल दैट प्रोटेक्ट द इकोलॉजी ऑफ लाइफ। इकोलॉजी जो है वो इनकरेज करती है कि हार्मनी के साथ जीवन जिया जाए विद इन स्पीसीज,
और एक ऐसा लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया जाए जहाँ पर हम इकोलॉजी जो है उसे प्रोटेक्ट करें। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस थी। तो इस वीडियो में हमने देखा इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन करी, हमने देखा 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने। इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, ग्लोबल इकोलॉजी और मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, जितनी भी टाइप्स थी सारी इंपॉर्टेंट हमने कवर करी। और अंत में हमने देखा कि इकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। पॉलिटी हिस्ट्री, इकोलॉजी, ज्योग्राफी और जीके इसके तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।